नमस्कार, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं वेव अखबार लाइव। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहला चरण वो चरण है जो किसान आंदोलन का गढ़ माना जाता था और इसीलिए शुरू से ही इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यहां पर बीजेपी के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। यह इत्तेफाक की बात है कि पहले चरण के मतदान के बाद जो दूसरे चरण का मतदान होने वाला है उसका ट्रेंड भी लगभग यही आने वाला है जो पहले चरण के मतदान में हुआ। अब इसके बाद बीजेपी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से अगर वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है तो किस तरीके से उसे सरकार बनानी है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहले चरण के मतदान में आखिर क्या स्थिति रही, कितना वोट परसेंटेज रहा और कितना वोट गिरा और उसका जो ट्रेंड है वो क्या रहा। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात शुरू करेंगे। यूपी चुनाव के पहले चरण के मतदान में शहरी इलाकों में कम मतदान देखा गया, वहीं ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत अधिक रहा। इसीलिए भी इसे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि शहरी मध्यम वर्ग बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। जिस कैराना को लेकर आधार बनाकर बीजेपी इस चरण में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ 75% मतदान रहा। ये मतदान किसके पक्ष में है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। यहाँ से सपा ने नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया था। योगी आदित्यनाथ इन्हीं की गर्मी दूर करने की बात कर रहे थे। पहले चरण में 73 महिलाओं सहित 623 उम्मीदवारों के भाग्य पर मुहर लग गई। 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 2.27 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण में शामली जिले में सबसे ज्यादा 75% मतदान हुआ, वहीं गाजियाबाद में सबसे कम 55% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई। पहले चरण में जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ है वे है कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, चरथवाल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठोर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण, छपरौली, बड़ौत, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर, खुर्जा, खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल, अलीगढ़, इगलास, छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़, फतेहाबाद और बाह। तो जब पहले चरण की हम बात करते हैं, इस पहले चरण में 58 सीटें हैं। इन 58 सीटों में से 5 सीटें छोड़कर 2 सीट बीएसपी की, 2 सीट सपा की और 1 सीट आरएलडी की, अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये सारी की सारी सीटें 5 सीटें छोड़कर 53 सीटें, 58 में से 53 सीटें बीजेपी के पास थी। अब इसके बाद अगर हम अगले चरण की बात करें, सेकंड फेज की, उसमें 55 सीटें हैं और इन 55 सीटों में से 38 सीट्स बीजेपी के पास है। 38 सीट बीजेपी के पास है। 15 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 2 सीट बीएसपी ने जीती थी। कुल मिलाके ये अगर हम 113 सीटों की बात करें इन 2 चरणों की, तो उसमें से 91 सीटें, 91 सीट्स बीजेपी के पास हैं और उसके बाद बाकी सीटें विपक्ष के पास हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही आता है कि क्या इन दोनों चरणों के बाद बीजेपी उतनी चुनाव जीत पाएगी या उतनी सीटें निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। हम दूसरे चरण की बात थोड़ी देर बाद में करेंगे। हम पहले चरण की थोड़ी सी एक इक्वेशन इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव हुआ, जिन 11 जिलों में, उसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ। अगर आप यहां तक आते हैं तो ये वो इलाके हैं जहां पर जाट और मुसलमानों का सीट जो प्रतिशत है वो 50% या 50% से ऊपर है। लगभग 50% या 50% से अधिक है। ये वो इलाके हैं जहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि मुसलमान, हालांकि ये एक और बड़ी बात है कि मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो केवल 9 सीट है जिस पर एक सिंगल उम्मीदवार है। बाकी जितनी भी मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर 2, 3 या 4 उम्मीदवार मुस्लिम
कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वोटों का डिवीजन होगा और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन जो नीचे से जो समीकरण आ रहे हैं या नीचे से जो जानकारियां आ रही हैं, उसमें इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मुस्लिम मतदाता ने इंटैक्ट होकर एक जगह वोट किया। अब एक दूसरा वर्ग है जो बीजेपी से नाराज था, और वो वोट था जाट वोट। अगर ये जाट वोट भी अगर इंटैक्ट होकर अगर किसी एक कैंडिडेट के साथ गया है या बीजेपी को हराने के लिए गया है, ये वो इलाका है जहां पर किसान आंदोलन व्यापक असर कारक था, और अगर वो एक साथ गया है तो निश्चित तौर पर इन जिलों में बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बनेगा। अब हम बात करेंगे शहरी मतदाता की, जहां पर अभी भी लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। आप अगर गाजियाबाद की बात करें, आप अगर ग्रेटर नोएडा, आप अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें, या आप आगरा की शहरी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ का जो शहरी मतदाता है वो अभी भी बीजेपी के साथ आपको खड़ा हुआ नजर आता है। ये अलग बात है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अभी भी उसके सामने खड़े हुए हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो वोटर उनके साथ है। लेकिन आप अगर आगरा, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, यहां पर भी अगर आप आएंगे तो यहां पर भी आपको शहर और ग्रामीण वोटर अलग अलग बटा हुआ नजर आता है। अब ये वोटर इसलिए बटा हुआ है क्योंकि गांव के मुद्दे अलग हैं और शहर के मुद्दे अलग हैं। शहर के मुद्दों में हिंदुत्व एक उफान की तरह हमको नजर आता है, लेकिन जब आप गांव में चले जाते हैं तो आवारा पशुओं का या बिजली के बिलों का या एमएसपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आता है। ये वो इलाके हैं जहां पर किसान आंदोलन बहुत स्ट्रांग तो नहीं था, लेकिन फिर भी किसान एमएसपी के मुद्दे को जानता समझता है और भावनात्मक रूप से वो इस पूरे किसान आंदोलन के साथ खड़ा हुआ था। वो भले ही फिजिकल उसका प्रेजेंस वहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर उस तरीके का कोई भी बड़ा किसान आंदोलन या कोई बड़ा किसान संगठन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो आवारा जानवर का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सबसे ज्यादा गौधन ब्रज के इसी इलाके में माना जाता है जहां पर ये चुनाव दूसरे फेज का या पहले फेज का हुआ। तो इसलिए बीजेपी के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि यहां पर उनकी जो स्थिति है वो बड़ी टाइट पोजीशन में है, वो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर वोट का ट्रेंड अगर यही रहा, शहर और गांव में अगर डिवाइड हुआ, और अगर हम ये भी मान के चले कि जो सवर्ण वोटर था या जो बीजेपी का कोर वोटर है या जो शहरी मध्यम वर्ग है, अगर वो बीजेपी के साथ भी बना रहता है, तब भी अगर ये ग्रामीण इलाकों के जो मुद्दे अगर ये काम करते हैं, और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तमाम बीजेपी के नेताओं से या अपने विधायकों से, वो किसी भी पार्टी का हो, जनता ने सवाल जवाब किया, और अगर यही ट्रेंड, अगर जो जनता की नाराजगी है, अगर ये वोटों तक पहुंच गया तो फिर बीजेपी के लिए परेशानी का एक कारण बन सकता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 58 सीटों में बीजेपी को एक बड़ा डेंट लगने वाला है। और अगर इसके बाद अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो यहां पर मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, ये ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें मानी जाती हैं। और अगर यहाँ पर कई सीटों पर तो 50% से ज्यादा मुसलमान है कई जिलों में। और अगर ये वोट ट्रेंड, अगर हमने जो पहले चरण में देखा है, यही वोट ट्रेंड अगर सेकंड चरण में रहा तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़े खतरे की घंटी होगा। एक रिपोर्ट हम और देख लेते हैं कि आखिर पहले चरण के चुनाव में किन किन बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है, उसके बाद फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। कई दिग्गज अपना गढ़ बचाने के लिए परेशान। पहले चरण में जिन विधानसभाओं में मतदान हुआ है, वहां 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 58 विधानसभा सीटों में से 53 जीती थी। पिछली बार बीजेपी को मोदी लहर और मुजफ्फरनगर दंगों में हुए समाज के विभाजन का पूरा फायदा मिला था। इस चुनाव में मोदी लहर गायब है और बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा भी काम नहीं कर सका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना के बहाने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने की कोशिश की, साथ ही लगातार दंगों की बात भी की, जिससे किसान आंदोलन के दौरान बनी जाट मुसलमान एकता को तोड़ा जा सके। पर मतदान के बाद तय हो गया है कि बीजेपी इसमें सफल नहीं हो पाई। हालात ये हैं कि बीजेपी के तमाम नेता जो स्टार प्रचारक थे, इस चुनाव में जीतने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं।
गन्ना मंत्री सुरेश राणा से लेकर संगीत सोम तक पर हार का संकट मंडरा रहा है। इस अधिकांश सीटों पर बीजेपी और सपा गठबंधन में सीधी टक्कर नजर आ रही है। बसपा जो पश्चिमी यूपी में ताकतवर मानी जाती है, इस बार उसकी स्थिति उतनी ठीक नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अवश्य कुछ सीटों पर टक्कर में नजर आ रही है। इस चरण में कैराना सबसे हॉट सीट थी, क्योंकि बीजेपी ने हिंदू पलायन का मुद्दा यहाँ खड़ा किया था। बीजेपी ने पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा ने नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में होने वाले चुनाव में मेरठ जिले की सरधना सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सीट पर 2017 में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने जीत दर्ज की थी। इस बार उनका चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है। पहले चरण में जेवर विधानसभा सीट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बीजेपी के 2 विधायक मैदान में हैं। एक तरफ बीजेपी ने इस सीट से अपने पुराने विधायक धीरेन्द्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मीरापुर से चुनाव जीतने वाले अवतार सिंह भड़ाना इस बार सपा रालोद गठबंधन में मैदान में हैं। 2017 में कांग्रेस के 15 सालों के कब्जे को खत्म करते हुए मथुरा सीट से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद वे योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री बनाए गए थे। इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी एक बार फिर नोएडा सीट से मैदान में हैं। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के मौजूदा विधायक दिनेश खटीक मैदान में हैं। वहीं थाना भवन विधानसभा सीट योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा फंसे हुए हैं। वे गन्ना मंत्री हैं और गन्ना किसानों का भुगतान इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। उनका मुकाबला अशरफ अली से है, जिन्हें सपा रालोद गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। बात आगरा की करें तो यहाँ बीजेपी और बसपा के बीच सीधी टक्कर मानी जाती रही है, पर इस बार गठबंधन यहाँ अच्छी टक्कर देता नजर आ रहा है। इसी कारण जो आगरा ग्रामीण सीट को बीजेपी सुरक्षित मानकर चल रही थी, यहाँ बीजेपी की उम्मीदवार पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य फंसी नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ मथुरा जनपद की छात्रा विधानसभा सीट से योगी सरकार में मंत्री रहे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह भी कड़े मुकाबले में फंसे हैं। पहले चरण के चुनाव में मैं जिन शहरों की बात जिन एरियाज की बात कर रहा हूँ, अलीगढ़ है, आगरा है, या मथुरा है, या ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद है, या नोएडा है, जिसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, अगर इनकी बात करें तो ये 23 सीटें बनती है। और अगर हम बात करें, अगर जो ट्रेंड अगर आ रहा है और अगर बाकी जो जाटलैंड का जो इलाका है, अगर वहां पर बड़े तरीके से अगर गठबंधन बढ़त ले रहा है, तो ये जो 23 सीटें हैं, इन 23 सीटों में आके बीजेपी को थोड़ी सी राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चुनाव में जो पिछले 2017 का चुनाव हुआ था, उसमें इन्हीं 58 सीटों में 30 सीटों पर बीएसपी दूसरे नंबर पोजीशन पे थी। इसलिए यह कह देना या बिल्कुल इस बात को नकार देना कि बीएसपी का कहीं कोई स्टेक नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी ने भी जातिगत आधार पर टिकट दिए हैं। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को टिकट अगर किसी पार्टी ने दिया है तो वो बीएसपी है। उसने गठबंधन से भी ज्यादा उम्मीदवार अल्पसंख्यक उतारे हैं। तो ये कह देना, उनको बिल्कुल नकार देना, जो उनका ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को बनाकर जो मायावती ने आंकड़ा बनाया है, हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल भी असरकारक नहीं होगा। तो इन 58 सीटों पर सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार 30 सीटों पर बीएसपी नंबर 2 पोजीशन पर रही थी। इस बार बीएसपी के कमजोर होने का सीधा फायदा गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और इस पूरे इलेक्शन में, फर्स्ट फेज के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि बीएसपी गठबंधन को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। जो बीएसपी ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो कहीं ना कहीं गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से उम्मीदवार चुने हैं, वो किसी न किसी स्तर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये होता है, अगर सवर्ण नाराजगी होगी, तो निश्चित तौर पर सवर्णों की नाराजगी समाजवादी पार्टी या गठबंधन के साथ जाने की बजाय कांग्रेस के साथ जाना, सवर्ण वोटर है वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहता है कांग्रेस के साथ जाने में। तो अब बात यह है कि बीएसपी के कमजोर होने से एक और जो फायदा होने वाला है, या जो ट्रेंड समझ में आता है, वो ये आता है कि लोग
जो बीएसपी का वोटर है या जो एंटी बीजेपी वोटर है, मैं बीएसपी वोटर की बात नहीं कर रहा, जो उनका इंटैक्ट वोट है वो तो उन्हीं के साथ रहेगा, लेकिन जो एंटी बीजेपी वोट है वो पहली चीज तो जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ जाएगा, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो अल्पसंख्यक वोटों में डिवीजन होने वाला था वो डिवीजन नहीं होगा, वो एक इंटैक्ट वोट गिरेगा। तो कुल मिला के जो बात हम पहले चरण की बात कर रहे हैं या हम दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में भी अगर पहले चरण में ये ट्रेंड है और अगर ये ट्रेंड अगर बरकरार रहता है तो फिर ये दूसरे चरण में भी जाएगा। अब इसका नुकसान बीजेपी को सीधा इस तरीके से होने वाला है कि ये 113 सीटें अगर 403 सीटों में से अगर कम कर दी जाती हैं 113 सीटें, तो फिर 290 सीटें बचती हैं, और फिर वहां पर आने वाले जो अगले चरण के जो चुनाव है उसमें बीजेपी को स्वीप करने की स्थिति में रहना पड़ेगा, तब जाकर वो सरकार बनाने की स्थिति में या नए सिरे से चीजों को करने की स्थिति में रह पाएगी, या बाबा दोबारा सीएम बन पाएंगे। अब सवाल है कि अगर ये नहीं होता है तब क्या होगा। अब ये नहीं होगा तो बीजेपी ने प्लान बी शुरू कर दिया है, और ये प्लान बी क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर बीएसपी के कई उम्मीदवार हैं जो फाइट में हैं, और कांग्रेस के भी कई उम्मीदवार हैं जो फाइट में हैं पहले ही चरण में। हो सकता है कि इनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं हो। प्लान बी पर बीजेपी ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया था जब अमित शाह ने अपने घर पर जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई थी, और उसमें उन्होंने चौधरी जयंत चौधरी को ये खुली अपील की थी कि वो गलत घर में चले गए हैं, वो वापस लौट आए। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी चुनाव में सीटें कम लेकर आती है तो चुनाव के बाद जिस तरीके से हरियाणा में पूरे जाटों ने इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था और उसके बाद उन्होंने दुष्यंत चौटाला को तोड़कर वहां सरकार बनाई, इसी तरीके से चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को तोड़ा जाए। या तो चौधरी अजीत सिंह खुद साथ में आए, और अगर नहीं आते हैं तो उनके उम्मीदवारों को उनके जो नेता हैं या जो विधायक जो जीत के आएंगे उनको तोड़कर सरकार बनाई जाए। बीजेपी ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। नीचे से जो खबरें हैं वो ये साफ बता रही हैं कि बीजेपी ने हर सीट पर 1 to 1 जो ऐसी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नंबर 2 पर नहीं है, जहां पर बीएसपी के हैं या कांग्रेस के हैं या आरएलडी के हैं, उन नेताओं से सीधी बातचीत शुरू कर दी है। अभी से उनकी घेराबंदी शुरू हो गई है कि अगर उनका कैंडिडेट हारता है और अगर दूसरी पार्टी के लोग अगर जीतते हैं तो उनको तोड़कर आप अपने संगठन में ला सकें, अपने साथ ला सकें, और उसके बाद आप सरकार बना सकें। बीएसपी हम देखते हैं बीजेपी ने यह काम गोवा में भी किया, जहां पर बहुमत में कांग्रेस आई थी, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को तोड़कर सरकार बना दिया। हमने यही चीज नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट के अंदर भी देखी, हमने यही चीज कर्नाटक में भी देखी, जहां बाद में इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को या कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा। यही चीज हमने मध्य प्रदेश में भी देखी, जब सरकार बनने के 15 महीने बाद सिंधिया को तोड़कर इन्होंने सरकार वहां गिरा दी और अपनी सरकार बनाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये काम बीजेपी ने अभी से शुरू कर दिया है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही है। देखना पड़ेगा कि आने वाले चरण में बीजेपी की क्या स्थिति होती है। क्या बीजेपी इस स्थिति में रह पाती है कि उसे कुछ सीटों की जरूरत पड़े और वो कुछ नेताओं को तोड़ सके या कुछ विधायकों को तोड़ सके, या फिर जनता एक तरफा मैंडेट दे और बीजेपी इतना पीछे आ जाए कि वो किसी भी हाल में सरकार नहीं बना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।